कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, है ना, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। रेसिस्टेंस या तो हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे या फिर पैरेलल कंबाइन करते हैं, यही दो फंडा है रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीरीज में कब कंबाइन करते हैं और पैरेलल कब कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब किसी भी सर्किट में ओवरऑल रेसिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए तो उस केसेस में हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, एंड जब किसी सर्किट में रेसिस्टेंस कम चाहिए तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी यही दो फंडा है। यानी रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ाना हो तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जब ओवरऑल रेसिस्टेंस हमको घटाना हो तो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ सीरीज को हम लोग समझेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होगा। तो सीरीज कनेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गौर करेंगे कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर connected end to end, this is called as the series combination। यानी जब पैरेलल मतलब जब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस चाहे वो किसी भी नंबर का हो, 2 ओम हो, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, जितना भी ओम हो, इट डजंट मैटर, जब उसको इंड टू इंड हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। और इसमें इसका लॉ क्या होता है कि कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, इसका लॉ क्या होता है, द लॉ ऑफ कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज आर द कनेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इंड टू इंड, दिस इज कॉल्ड एज द सीरीज कनेक्शन। एंड इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला क्या होता है, द रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टेंस 1 प्लस रेसिस्टेंस 2 प्लस रेसिस्टेंस 3, ऐसे करके जितना रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, है ना, सारे रेसिस्टेंस का ओवरऑल सम जो होगा वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो रेसिस्टेंस R1 में वैल्यू क्या होगा, V1 होगा, रेसिस्टेंस R2 में वैल्यू V2 होगा, रेसिस्टेंस R3 में V3 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग को टू प्रूव ये करना है, प्रूफ में यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू क्या होगा, V हम लोग निकालते हैं, तो V1 में क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1 प्लस V2 इक्वल टू IR2 प्लस V3 इक्वल टू IR3, और यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे IR। अब इसमें क्या है, I को कम ये कर लेते हैं, इसमें I को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें I से I कट गया तो फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है वो क्या है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कनेक्शन देखें रेसिस्टेंसेस का। दूसरा जो हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। तो कैसे पैरेलली हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। पैरेलल कनेक्शंस क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को हम लोग इंड टू इंड कनेक्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या था कि एक डायग्राम के तौर पे हम लोग देखें यहाँ पे, तो सीरीज वाले में इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते थे, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते थे। लेकिन पैरेलल वाले में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिलता है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है IR इक्वल टू IR1 प्लस R1 प्लस R2 एंड 1 प्लस R3। इस तरीके से R1 प्लस उसमें था R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ सीरीज जो कनेक्शन देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़े हैं, V इक्वल टू IR हम लोग पढ़े हैं, एंड R इक्वल टू क्या होता है,
आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, V बटे आई लिखेंगे। और इसी को अगर हम लोग ये करेंगे V इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या यहाँ पे लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर एंड आई इक्वल टू हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, V बाई आर पढ़ेंगे। ये हम लोग ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस केसेस में क्या है कि हम लोग इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के लिए 1 बाई आर को हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई आर वन, इसको भी हम लोग V बाई आर लिख देते हैं, V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि V जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा 1 बाई आर वन, आर इक्वल टू हो जाएगा, इसमें भी V कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री ले लेंगे। अब यहाँ पे V से V काट देते हैं, तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। और इस तरीके से हम लोग पैरेलल कनेक्शंस में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में, जो रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में देखा। अब आगे जो है वो हम लोग को पढ़ना है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। बड़ी कॉमन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग घरों में लगाते हैं ये दो तरीके से लगाते हैं, या तो कनेक्शन हम लोग पैरेलल करेंगे या फिर कनेक्शन हम लोग सीरीज में करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग को किस तरह का यूज करना है, किस तरह से हम लोग सर्किट को डिजाइन करना है, ये डिपेंड करता है हमारे यूज पे। जैसे आप देखते हैं कि जैसे दीपावली हुआ या फिर मैरिज सेरेमनी, कोई पार्टी फंक्शन है, तो वहां पे जो हम लोग मल्टीपल बल्ब को कनेक्ट करते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, तो वहां पे एक एक इंडिविजुअल बल्ब को ऑपरेट करना काफी मशक्कत वाली बात है, काफी टिपिकल होता है। इसलिए वहां पे हम लोग डेकोरेशन पर्पस में मल्टीपल बल्ब को हम लोग एक साथ कंबाइन करते हैं, तो वहां पे जो हम लोग कनेक्शन करते हैं उसका नाम है सीरीज कनेक्शन। और जो नॉर्मल हम लोग घर में फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, ये सारे के सारे चीज का जो कनेक्शन करते हैं ये नॉर्मल कनेक्शन हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो देखते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ डिसएडवांटेज है सीरीज का, और वो सीरीज का डिसएडवांटेज जो है वो क्या है। तो जैसे सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स काम करना बंद कर देता है किसी भी कारण से, किसी भी डिफेक्ट के चलते, तो अगर एक बल्ब या फिर एक कोई गैजेट्स वर्क करना अगर बंद करता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि सारा का सारा जो उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो काम करना बंद कर देगा। दूसरा जो हम लोग देखते हैं सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज कि हर एक इंडिविजुअल अप्लायंसेस के लिए इंडिविजुअल हम लोग स्विच नहीं लगाते हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं कि 100 बल्ब लगा हुआ है, तो 100 बल्ब के लिए 100 स्विच लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हर बल्ब के लिए इंडिविजुअल स्विच हम लोग नहीं लगाते हैं, यानी उसको हम लोग सिंगली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि जितने जैसे 100 बल्ब लगे हुए हैं, तो सारे 100 वोल्ट को 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट एक साथ सबको एक जैसा वोल्ट नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज कनेक्शंस में, ये हमेशा बढ़ते चलता चला जाता है। तो ये सब कुछ जो है वो डिसएडवांटेज के तौर पे है। उसी तरीके से पैरेलल सर्किट का एडवांटेज है। पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है कि हर एक अप्लायंसेस को 220 वोल्ट मिलेंगे, एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। दूसरा उसका एडवांटेज क्या है कि एक एक अप्लायंसेस के लिए एक एक स्विच हम लोग लगाते हैं, जिसके कारण इंडिविजुअली हम लोग उस पर कमांड रख सकते हैं। और ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का वो रिमेन कांस्टेंट होता है। इसमें एक और चौथा जो एडवांटेज है कि अगर कोई बल्ब या फिर कोई भी गैजेट्स किसी का डिफेक्ट के कारण अगर काम करना बंद कर देता है, तो हमको उससे दूसरे पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज द पावर। वही पावर अभी हम लोग पढ़ेंगे, पावर वर्क डन, पावर को हम लोग पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे, वर्क डन, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये पावर जो देखते हैं, पावर की बात करते हैं, ये हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लिखा हुआ रहता है, वाट के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि जैसे 100 वाट का बल्ब है, इसका कहने का क्या मतलब है कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करता है। यही ये रेटिंग है। पावर मतलब क्या होता है कि कोई अप्लायंसेस जो काम कर रहा है वो उसका रेटिंग को बताता है कि आखिर ये किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो पावर को हम लोग W/T से लिखे रिप्रेजेंट किए, जहां पे W इक्वल टू वर्क डन और T इक्वल टू टाइम है। वर्क डन को हम लोग जो है इसका यूनिट क्या होता है पावर का 1 वाट, या फिर पावर को पावर रहने देते हैं, वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन को लिखेंगे जूल में और टाइम 1 सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू क्या कहलाएगा, पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, यानी 1 वाट इक्वल टू क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल बाय 1 सेकेंड दैट इज 1 जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को 1 जूल सेकेंड इनवर्स 1 सेकेंड अपॉन 1 करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पावर रेटिंग निकालते हैं। अब यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं पावर को, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि पावर इक्वल टू W/T जो हम लोग देखे हैं, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन के बारे में लोग पढ़े हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई इंटू टी होता है ना। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि P के जब W वर्क डन है तो P इक्वल टू W/T यहाँ पे था, तो P इक्वल टू W का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। इसको जब T से हम लोग डिवाइड करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वोल्टेज इंटू टाइम, सॉरी वोल्टेज इंटू करेंट V इंटू आई निकल जाएगा, यानी आई इक्वल टू करेंट और V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस को करेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से पावर हम लोग को, पावर का फॉर्मूला हम लोग को निकल जाता है, यानी पावर हम लोग निकाल लेंगे। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी वोल्टेज को जब करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का पावर निकल जाता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है, सिंपलेस्ट यूनिट। जब इसी का हायर यूनिट में चलते हैं तो किलोवाट हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और 1 किलोवाट यानी किलोवाट जो है वही क्या है, ये कमर्शियल यूनिट है पावर का। इसी में हम लोग का बिलिंग वगैरह जितना भी होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में घर में जो कंज्यूम करते हैं वो सारा का सारा इसी किलोवाट पे कैलकुलेट करके दिया जाता है। अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कुछ और भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये एक फॉर्मूला हम लोग को निकल गया पावर निकालने का। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि V इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं IR, V इक्वल टू IR पढ़े हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसी बेस फॉर्मूला में P इक्वल टू V इंटू आई है। V के जगह पे अगर हम लोग V का वैल्यू अगर ओम्स लॉ से अगर हम लोग पुट कर देते हैं IR इंटू आई, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर R निकल जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल जाता है पावर कैलकुलेट करने का। और उसी तरीके से V इक्वल टू IR देखे हैं तो यहाँ पे क्या है कि V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग के पास बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे है P इक्वल टू V इंटू आई। तो V के जगह पे I का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, क्या I का वैल्यू यहां से हम लोग डालेंगे V बाई R, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूला हम लोग के पास आता है हाउ टू कैलकुलेट पावर। यानी पहला फॉर्मूला V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। ये इस तरीके से हम लोग पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो पावर क्या हुआ, वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं, चाहे वो बल्ब हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, फैन हो, टेलीविजन हो, सब पे उसका पावर रेटिंग लिखा हुआ रहता है कि इसमें कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, कितना वोल्टेज वो कंज्यूम करता है। तो सिंपलेस्ट यूनिट तो हम लोग देखें पावर
का वाट होता है, लेकिन कमर्शियल यूनिट में जब हम लोग चलते हैं तो किलोवाट, और ये किलोवाट कमर्शियल यूनिट है, दैट मींस कि जितना भी बिलिंग वगैरह होता है वो सारा इसी चीज पे होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि घर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बिल आता है, तो बिल वो कैसे कैलकुलेट करके भेजता है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में 210 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो इसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि मंथली चार्जेज होता है वो फिक्स होता है। मंथली चार्जेस क्या होता है, फिक्स होता है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कीजिए, आप बिजली यूज कीजिए तब, या बिजली न यूज कीजिए तब, कोई मतलब नहीं है, वो आपसे एक फिक्स पैसा हर महीने लेगा ही लेगा। तो आखिर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि एक फिक्स रुपया ले रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी मंथ में बिल आया 800 रुपए का या 850 रुपए का बिल आया, तो वो कैसे आया होगा, तो इसके लिए क्या होता है, उसके पास एक फिक्स यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ज के रूप में वो डिपार्टमेंट जो वो मान लेते हैं कि 156 रुपया ले रहा है। तो 156 रुपया ले रहा है, इसके बदले में वो फिक्स करता है क्या कि इसके बदले में वो 40 किलोवाट ऊर्जा जो है वो फ्री दे भी रहा है। फ्री क्या है, मतलब ये फिक्स है कि आप 40 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 40 किलोवाट एनर्जी अगर पर मंथ कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपसे 156 रुपया वो लेगा ही। इससे कम कीजिए न कीजिए, या 40 किलोवाट से कम कीजिएगा, फिर भी आपसे 156 रुपया लेगा। ये एक फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 40 यूनिट के पार आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो पहला 50 यूनिट के लिए वो क्या करता है, एक फिक्स उसका ये रेट होता है, उस रेट से उसको मल्टीप्लाई, जैसे पहला 50 यूनिट होगा, उसका मान लेते हैं कि 2 रुपए 50 पैसे यूनिट से ले रहा है, तो पहले 50 यूनिट को वो 2 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 50 में हम लोग आते हैं, तो उसके लिए वो क्या कर देगा, उसका भी एक फिक्स यूनिट होगा, 3 रुपया 50 पैसा से उसको मल्टीप्लाई करेगा। और इससे भी ऊपर अगर आता है तो एवं यहां लिखते हैं, यानी क्या होगा, 50 50 100 और 40, यानी 140 यूनिट से जैसे ही ऊपर आपका रीडिंग जाएगा किलोवाट में, तो उसका एक फिक्स ये अमाउंट कर देता है 5 रुपीज 60 पैसा, इस तरीके से कर देता है। और सबको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके और यहाँ पे उस चार्ज को लिखते जाएगा और सबका सम टोटल करेगा। इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है वो बिल हम लोगों के यहाँ घरों तक भेजने का काम करता है। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े वो इलेक्ट्रिक करंट का एक पढ़ाव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छोटा सा यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाव पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का, वह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट यानी जब भी किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो उस कंडक्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद वो कंडक्टर जो है वो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, है ना। ये छोटा सा है, इस सेगमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये हीट जो होता है, जैसे कोई कंडक्टर हम लोग लिए, कंडक्टर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये कंडक्टर जो होता है वो गर्म हो जाता है। कुछ समय के बाद अपने आप ये गर्म हो जाता है। आखिर ये गर्म कैसे हुआ, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मोशन में हम लोग देखते हैं, या फिर ये फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग देखते हैं कि जैसे फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है, फ्रिक्शन के कारण जो वो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट करता है। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो उस कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और ड्यू टू द कोलिजन, इस कोलिजन के चलते क्या होता है, कंडक्टर जो है वो अपने आप हीट होना शुरू हो जाता है, और यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट को हम लोग जब कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे, तो देखते क्या है,
ये तो समझ में आ गया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे हीट करता है कोई भी कंडक्टर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि पढ़ना क्या, W इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W इक्वल टू Q इंटू टी होता है ना। और Q जो हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर को पढ़े थे, कूलम्स के बारे में पढ़े थे, तो W इक्वल टू Q बाई टी, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये फॉर्मूलाज है हीटिंग इफेक्ट निकालने का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू Q इंटू टी, और वर्क डन इक्वल टू Q के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े हैं कि I इक्वल टू Q बाई टी पढ़े हैं, I इक्वल टू Q बाई टी पढ़े हैं, है ना। यानी Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे Q का, I इंटू टी करेंगे, I इंटू फिर क्या हो जाएगा T, तो वर्क डन, और वर्क डन यहाँ किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे I टी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ये चीज करने का, ठीक है ना। I इक्वल टू, ये Q इक्वल टू I इंटू टी देखें। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, I का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये इसको हटा दे रहे हैं, इस सबको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे I का वैल्यू क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, और यहाँ पे I का वैल्यू, ये Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी हो गया। अब Q इक्वल टू, I का वैल्यू क्या होता है, V इक्वल टू हम लोग आई आर पढ़े हैं, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे W इक्वल टू Q इंटू हम लोग V लिखते हैं, Q इंटू हम लोग V लिखेंगे, ये सारा कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर आ गया था। W इक्वल टू Q इंटू V, यानी Q दैट मींस कूलम, और V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यही हमारा वर्क डन कहलाता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या है, वर्क डन जो होता है वो हीट का वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, I इक्वल टू Q बाई टी, एंड Q का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, I इंटू टी होगा, ये एक चीज देखें। अब दूसरा जो हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ में, V इक्वल टू हम लोग आई आर पढ़े थे, I इंटू आर, ये सेकेंड है। तो इस दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू I इंटू टी हो जाएगा, एंड V का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर और R एंड T। इस तरीके से एक फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे निकल गया। और वर्क डन जो वो क्या है, किस केस में हो रहा है, हीट के केस में हो रहा है, यानी H इक्वल टू, हीट इक्वल टू क्या हुआ, I स्क्वायर आर टी। इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दैट मींस अगर करंट को दोगुना करते हैं तो हीट चौगुना बढ़ेगा, और करंट को अगर आधा करेंगे, करंट को अगर दोगुना करते हैं तो करंट चौगुना हो जाएगा, और करंट को आधा करेंगे तो हीट जो है वो 1/4 हो जाएगा। और हीटिंग जो हम लोग देख रहे हैं ये कंप्लीटली डायरेक्टली रिलेटेड टू रेसिस्टेंस होता है। तो सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं क्या, कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मींस रेसिस्टेंस को दोगुना करेंगे, हीट भी दोगुना होगा, रेसिस्टेंस आधा करेंगे, हीट आधा हो जाएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे हीट उतना बढ़ेगा, रेसिस्टेंस जितना कम करें घटाएंगे हीट उतना कम होगा। और उसी तरीके से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है, यानी जितने देर तक करंट हम लोग फ्लो कराएंगे हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितने कम समय के लिए हम लोग जितने कम समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे हीट उतना कम प्रोड्यूस करेगा। और इस तरीके से हम लोग देखे कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखे। अब कुछ जो अप्लायंसेस है जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट पे काम में लाते हैं वह क्या है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको भी हम लोग लाइट के साथ साथ हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस के तौर पे उसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, टोस्टर हुआ, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। और इसका जो फॉर्मूलाज है ये इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लायंस जो है उसका कंस्ट्रक्शन और मेकिंग किया हुआ होता है। तो कुछ अप्लायंसेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा है, वो कौन कौन सा है। इलेक्ट्रिक केटल हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, अभी जस्ट एग्जांपल दिए हैं।
अब आगे जो हम लोग देखते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है, नॉर्मल जो बल्ब हम लोग देखते हैं, उस बल्ब का फिलामेंट भी जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे ही काम करता है। कैसे? तो उसके अंदर में टंगस्टन मेटल लगा हुआ होता है। टंगस्टन मेटल देखते हैं ना, लगभग 3300 के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो उतना लेट से पिघलेगा और वो उतना ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो देख रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करने वाला जो नेक्स्ट अप्लायंसेस है उसका नाम क्या है? फ्यूज नाम है। वो फ्यूज भी उसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, क्योंकि ज्यादा अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा और किसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के मौजूद होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।